Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So, our effective management skills workshop starts from December 22 and it will be ended on December 6. And in total, you will have 5 lectures to work on and to listen to for developing your management skills so effectively that you can handle each and every situation in your personal as well as professional life with good care and with good leadership abilities. तो बेसिकली इन 5 दिनों में हम लोगों ने पढ़नी है फाउंडेशंस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. देन वी विल वर्क ऑन द लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्टाइल्स, रोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. Then there comes planning and organizing. How do you do the strategic planning and operational planning? Then we will talk upon the controlling and evaluation, and at the last implementing and sustaining effective management. सो बेसिकली ये वाला जो लेक्चर है आपका, ये पहले 2 लेक्चर्स मर्ज करके है एंड इट इज़ ऑन द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज़ ऑन द लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इफेक्टिव मैनेजमेंट होती क्या. इफेक्टिव मैनेजमेंट आपकी वो सिस्टमैटिक या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप को किस तरह से रेफ़र करे और आपके रिसोर्सेज को किस तरह से कंट्रोल करे. मतलब आपके अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटी है जिनकी बेसिस पे आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली. तो इसमें आता क्या क्या है कि आपने अपने क्लियर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से सेट करने हैं. आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है, कैसी है. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बेसिकली होता है कि व्हेन यू अलाइन योर रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. देन कम्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन व्हेन यू communicate clearly, concisely and timely with your stakeholders or your team members or your customers. Then comes leadership, the ability to inspire, motivate, or empower your team members to achieve their best. Then resource allocation, when you effectively allocate the resources, either they are human resources, financial resources, or technological resources, to maximize productivity and minimize the waste. And then comes monitoring and evaluation. It includes the regular assessment of performance and identifying the areas for improvement and making data driven decisions. Then comes adaptability, when you embrace change and you become flexible and respond to internal and external factors. And then comes collaboration. तो बेसिकली इफेक्टिव मैनेजमेंट हमें हेल्प आउट किस चीज़ में करती है कि हमारी प्रोडक्टिविटी से इंक्रीज़ होती है जब हम अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करते हैं इन आवर स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस. उसके बाद हमारी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा इन्हांस होती है व्हेन वी मेक डाटा ड्रिवन डिसीजंस एंड वी इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन आवर लाइफ. देन आपकी एम्प्लॉय इंगेजमेंट इंक्रीज़ होती है, टीम मेंबर ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, ज़्यादा एम्पावर्ड होते हैं. फिर आपके जो बस कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज़ होगी, आपकी जो इफ़ेक्टिव सर्विस डिलीवरी अच्छी होगी, रिस्पॉन्सिव होगी और उनके बेसिस पे आप अच्छे रिव्यूज़ ले सकते हैं. और ये आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देता है व्हेन यू हैव इनोवेटिव एंड अडेप्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस आउट परफॉर्म देयर कॉम्पिटिटर्स. तो इसके डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स हैं. आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजीज़ आ जाएंगी, आपके पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स आ जाएंगे, कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन टूल्स हैं डिफरेंट, डाटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन टूल्स हैं, फिर आपकी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो आपको इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में हेल्प आउट करता है. तो आज हम लोगों ने देखना है कि इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट की फाउंडेशंस क्या क्या हैं. उसमें हम देखेंगे कि इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. फिर गोल सेटिंग और ऑब्जेक्टिव सेटिंग का हमारी लाइफ में क्या काम है, स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, गोल सेटिंग फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, और व्हाट हैपन्स व्हेन वी अलाइन आवर गोल्स विद द ऑर्गेनाइजेशनल विजन्स. Then understanding your role as a manager, your responsibilities, your challenges, and the expectations of both your leaders and your team members and your customers. Then we will discuss in the second part about the leadership and communication, different leadership styles, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपकी वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन.
फिर बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रैपोर्ट, आप किस तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करोगे, एम्पैथी को इस्टेब्लिश करोगे और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स किस तरह से बनाओगे. Then you perform different role play exercises and we will discuss what they are. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट इज़ बेसिकली, जैसे मैंने आप लोगों को अभी पहले बताया, कि इट रेफर्स टू योर सिस्टमैटिक एंड स्ट्रेटजिक प्लानिंग, the organization, leadership and control of resources to achieve your organizational goals and objectives effectively and efficiently. जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिंगल प्रोजेक्ट है, उसको इफ़ेक्टिवली आगे लेके जा रहे हो, उसको एक सफिशेंट वे में आगे पोर्ट्रे कर रहे हो और उसको इफ़ेक्टिवली मैनेज करके एक एक चीज़ देख कर टाइमली उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके टीम मेंबर्स भी इंगेज रहेंगे, उनके अंदर भी वो क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और आपका जो भी कस्टमर होगा उसको भी सेटिस्फेक्शन होगी, and they will come back to you again for another project. तो आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उन तक पहुंचने के लिए या उनको अचीव करने के लिए आप क्या करते हो, क्या स्टेप्स लेते हो, क्या स्ट्रेटजीज करते हो और किस तरह से आप अपनी प्लानिंग को इवैल्यूएट करते हो, वो सारी चीज़ें आपकी इफेक्टिव मैनेजमेंट में आ जाएंगी. अब ये चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं, मतलब हम क्यों इतना मैनेजमेंट स्किल्स के पीछे भाग रहे होते हैं या हमें अपने अंदर ही चीज़ें इंकलकेट करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस को, आपकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज़ करने के लिए और आपकी एम्प्लॉय इंगेजमेंट और सेटिस्फेक्शन एंड आल्सो योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन सब चीज़ों को इंक्रीज़ करने के लिए या मैक्सिमाइज़ करने के लिए, इन्हांस करने के लिए इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशल. अब इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट में आपके डिफरेंट स्किल्स आ जाएंगे, योर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, योर कम्युनिकेशन, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, अडेप्टेबिलिटी और लीडरशिप. अब स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक सिंगल आपके पास प्रोजेक्ट चल रहा है, एक सिंगल मॉड्यूल चल रहा है और उसको आपने किस तरह से प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करवाना है, किस तरह से आपने ड्यूटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरह से एक एक बंदा उस चीज़ पर काम कर रहा होगा. उसके बाद आपके पास आ जाती है लीडरशिप. जब आप किसी टीम को लीड कर रहे हो, किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो आप किन बेसिस पर आगे उसको लेकर जा सकते हो. फिर आपके पास आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये है कि इफ़ आप कोई काम कर रहे हो और वो उस तरह से नहीं चल रहा जिस तरह से आप चाहते हो, जिस तरह से आपने प्लान किया है, तो उस सबको आपने ऑन द सेम स्पॉट किस तरह से इवैल्यूएट करना है, किस तरह से रिजॉल्व करना है. कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ मिसमैनेज हो रही है, तो उसको उस सिचुएशन में आपने अपने आप को किस तरह से कंपोज रखना है और उस इशू को किस तरह से रिजॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी. फिर आती है अडेप्टेबिलिटी. अडेप्टेबिलिटी बेसिकली होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक काम कर रहे हो लेकिन वो चीज़ें उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह से आप चाहते हो, या विद द कोर्स ऑफ टाइम चीज़ें टोटली डिफरेंट होती जा रही हैं, जिस तरह डिफरेंट ट्रेंड्स हैं. अब रैपिडली चेंजिंग ट्रेंड्स जो हैं उनके साथ हमें अपने आप को अलाइन करने के लिए काफ़ी अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर चाहिए होती है. तो उस चीज़ को हम अपने अंदर किस तरह से इनकलकेट करेंगे कि अगर एक चीज़ हमने बेसिकली क्या करना है कि हमने उन चीज़ों पे फोकस करना है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में हमें हेल्प आउट करेंगी. तो इस सब के दौरान हमें वो चीज़ें देखनी है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है. अब इसमें अगर एक रास्ते से नहीं हो रहा तो यू शुड नो विच वे टू अडाप्ट और विच वे टू गो ऑन. आपको वो चीज़ें देखनी है कि आपके पास अगर एक चीज़ एक रास्ते से नहीं सॉल्व हो रही तो आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, आप उसको किस तरह से आगे लेके जा सकते हो. उसके बाद आपके पास आ जाएगा कि आपके स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं. स्मार्ट गोल्स बेसिकली, अच्छा, गोल सेटिंग और ऑब्जेक्टिव सेटिंग आपके लिए क्यों ज़रूरी होती है. सबसे पहले आप देखते हो कि आपने एक तो ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल या विज़न है जो आपने सेट किया हुआ है. अब उसको आपने अचीव किस तरह से करना है, उसको आप अचीव इस तरह से करोगे कि आप उस पर काम करते जाओगे और उस तक पहुंचने की पूरी स्ट्रेटजी बनाओगे. अब वो जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसके शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, उन शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करो और अपने उन शॉर्ट टर्म सक्सेसेस को सेलिब्रेट करो ताकि आपके अंदर वो मोटिवेशन आए मज़ीद काम करने की. उसके आगे आप क्या कर सकते हो कि आपने एक टाइमलाइन सेट की है कि मैंने ये वाला काम, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक पूरी रिपोर्ट बनानी है तो रिपोर्ट का जो थ्योरी वाला पोर्शन होगा वो मैं इतने टाइम में ये चीज़ ख़त्म कर लूँगा.
फिर उसके बाद आगे जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन होगा वो मैंने इतने टाइम में ख़त्म करना है। तो वो आपके पास एक मेजर गोल क्या था कि आपने रिपोर्ट बनानी है। अब रिपोर्ट के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को अचीव किस तरह से कितने टाइम में करना है वो अब आप पे डिपेंड करता है। स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? एज फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक बेसिकली होता है कि आप एक चीज़ में टोटली फोकस्ड रहोगे, उसमें कोई अनवांटेड चीज़ें ऐड नहीं कर रहे हो आप, और आप उसी पर काम कर रहे हो। देन इट इज़ मेजरेबल कि आपको अपना वो शॉर्ट टर्म गोल ही या लॉन्ग टर्म गोल भी आपको वो एक प्रॉपर कह लो इम्पॉसिबल चीज़ नहीं लग रही। आप उसको अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, आप उस पर काम कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है इट शुड बी अचीवेबल। आपका जो गोल, अब इट शुडंट बी लाइक समथिंग फैंटेसी और लाइक समथिंग लाइक दैट कि आप बस एक फैंटेसाइज वर्ल्ड अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर लिया है जनाब और हमने उस स्पेसिफिक चीज़ को अचीव करना है। नो, बी रियलिस्टिक। इस रियल वर्ल्ड में आप क्या चीज़ कर सकते हो, एंड यू कैन डू एवरीथिंग विद इन द रियल पॉसिबिलिटीज़ और द रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज़। उसके बाद इट शुड बी रेलिवेंट टू योर स्किल्स, टू योर पैशन, टू योर मोटिवेशंस, एंड इट शुड बी टाइम बाउंड। ठीक है? एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलिवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। तो ये हो गया आपके गोल्स। अब आपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स या KPIs, डिफरेंट आपके पास फ्रेमवर्क्स हैं, उनको आप सेट कर सकते हो या उनको आप यूज़ कर सकते हो टू सेट एंड ट्रैक योर गोल्स। अब OKR क्या होता है? ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स। कि आपने एक चीज़ स्पेसिफाई कर ली कि मैंने ये काम करना है और मैंने इस काम के लिए ये मेरे ऑब्जेक्टिव है, और उसके बाद आप एनालाइज करते हो कि क्या जो चीज़ें मैंने सेट की हैं या जो चीज़ें मैंने अचीव की हैं वो मेरे ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन कर रही हैं कि नहीं कर रही। मेरे पास जो रिज़ल्ट आया है या मैं अभी जिस नतीजे तक पहुंचा हूँ, जिस स्टेज तक मैं पहुंचा हूँ, उस स्टेज पे मैं मज़ीद क्या कर सकता हूँ। ठीक है? देन कम्स योर KPIs होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। आपकी वो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके गोल सेटिंग में एक क्रूशल रोल प्ले कर सकती हैं। आप उन चीज़ों को देखोगे और उन चीज़ों पर काम करोगे। फिर आप अपने गोल्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल मिशन और विजन के साथ अलाइन करते हो, एंड यू इंश्योर दैट ईच इंडिविजुअल एंड टीम मेंबर अलाइन देयर गोल्स विद द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। इसके बाद यू शुड अंडरस्टैंड योर रोल एज अ मैनेजर। अब मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? कि यू हैव टू ओवरसी डेली ऑपरेशंस, यू हैव टू लीड एंड डेवलप टीम मेंबर्स, you have to communicate effectively, and you have to make informed decisions. अब इन सब चीज़ों में क्या है कि अगर आपको एज अ मैनेजर आपको कोई रोल प्ले करना है तो आपने उसको किस तरह से करना है। आपने डेली का एक गोल सेट किया है, देन यू हैव टू ट्रैक द प्रोग्रेस कि वेदर आपके टीम मेंबर्स उस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उस चीज़ पे इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, उन्होंने कितना काम कर लिया, कैसे कर लिया, वो सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। उसके बाद आ जाता है कि आप अपने टीम मेंबर्स को किस तरह से लीड करोगे। उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप उनको किस तरह से गाइड कर रहे हो, आप उनको किस तरह से समझा रहे हो, आपका तरीका कैसे है, आप उनको किस तरह से डील कर रहे हो हर किस्म की सिचुएशन के लिए। उसके बाद आ जाता है कि हाउ यू कम्युनिकेट विद देम। आपका तरीका कैसा है उनके साथ बात करने का, उनके साथ इंगेज रहने का, आप अपने आप को किस तरह से उनके साथ इन्वॉल्व कर रहे हो। देन आपके जो चैलेंजेस और एक्सपेक्टेशंस हैं उनमें आपने डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज़ को मैनेज करना होता है, आपने डेडलाइंस को मीट करना होता है, आपके पास एक वर्क इन्वायरमेंट है, आप उसको किस तरह से पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट मेंटेन कर सकते हो, वो चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं वाइल ड्राइविंग योर रिजल्ट्स। दीज ऑल आर द की फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस योर रिजल्ट और योर यू कैन से द ओवरऑल परफॉर्मेंस। आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को रिकॉग्नाइज करना है, आपने वो इम्प्रूवमेंट एरियाज़ देखने हैं जिन पे आप काम करके, जिनको अपने अंदर इम्प्रूव करके आप एक इफेक्टिव मैनेजर बन सकते हो। अब इस ग्रुप एक्सरसाइज है एक इस तरह की कि आपने पहले ये देखना है कि आपके करंट मैनेजमेंट स्टाइल क्या है, प्रैक्टिसेस क्या हैं, और आपने अपने आप का एक सेल्फ एनालिसिस करना है। उसके बाद आप देखोगे कि आपकी वो कौन से स्ट्रेंथ्स हैं और ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
फिर आप ये देखोगे कि आप अपने ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, यू कैन शेयर इट विद योर पीयर्स, योर फेलोज और योर फ्रेंड्स और इवन योर फैकल्टी और समवन हु कैन गाइड यू इफ़ेक्टिवली और प्रॉपरली। तब आप इन सब चीज़ों पे काम करोगे और आप इसको अपने अंदर मज़ीद किस तरह से बेहतर करोगे, आप ये देखते हो। नेक्स्ट है हमारे पास कि लीडरशिप स्टाइल्स कौन कौन से हैं। अब लीडरशिप स्टाइल बेसिकली है कि आप बीइंग अ लीडर, आपकी क्या अप्रोच है इन मैनेजिंग, मोटिवेटिंग एंड डायरेक्टिंग योर टीम मेंबर्स। अब डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स हैं, उसमें ऑटोक्रेटिक आ जाएगा, डेमोक्रेटिक है, लेसिस फेयर है एंड सिचुएशन लीडरशिप है। इन सबको हम आगे देखेंगे अभी। और इसमें हमने क्या देखना है कि हमने अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखनी है ऑफ ईच स्टाइल, और हमने अपने आप का एनालाइज करना है कि हमारे लिए बेस्ट सूटेबल स्टाइल क्या है। अब लीडरशिप स्टाइल में सबसे पहले आया था आपका ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में जब आप अब डिसीजंस लेते हो बट विदाउट कंसल्टिंग योर टीम मेंबर्स, इसमें क्या है कि आपके पास एक सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग आ जाती है। इसमें आपकी जो टीम मेंबर्स की इनपुट है वो बिल्कुल कम होती है या होती ही नहीं है। आपकी स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है ओवर योर टीम एंड सुपरविजन एंड यू फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो इससे होता क्या है, पॉजिटिविटीज इसकी ये हैं कि ये एक फास्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, आपको डायरेक्शन और एक्सपेक्टेशंस आपकी क्लियर हो जाती है और आपको रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ पता होता है। लेकिन होता क्या है इससे कि आपका टीम मोरल कम होता है, मोटिवेशन भी कम होती है, उनकी क्रिएटिविटी लिमिट होती है। क्रिएटिविटी लिमिट कैसे होती है कि जब आपने उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया ही नहीं, जब आपने उनसे सजेशंस ली ही नहीं और आपने उनको डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट कर दिया कि हाँ भाई ये वाला काम ऐसे करना है, अब ये करो, तो अब वो तो बस एक पटरी पे चल रहे हैं ना, उनके अपने अंदर अपनी क्रिएटिविटी उनकी कहाँ गई, वो अपने मैनेजमेंट स्किल्स कहाँ इस्तेमाल करें। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स हाई टर्नओवर रेट्स टू। Next is your democratic. Democratic when you involve your team members in the decision making process. इससे क्या होगा कि आपकी collaborative decision making होगी। पहले वाली क्या थी, ऑटोक्रेटिक थी, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। ये वाली होगी आपकी कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग एंड इट हैज़ द इनपुट फ्रॉम योर टीम मेंबर्स एंड इज वैल्यूड एंड कंसिडर्ड। Then you have a shared responsibility and accountability and focus on team development and empowerment. इससे क्या होगा कि आपकी टीम मोरल और मोटिवेशन इंक्रीज़ होगी, आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद आपकी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी थ्रू डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। इसके बाद आप क्या करते हो, इसकी नेगेटिविटीज़ क्या हैं कि आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो स्लोअर हो जाता है। उसके बाद आपकी जो पोटेंशियल है फॉर कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस एंड आइडियाज़ दैट यू कैन से वो थोड़ा सा एक नेगेटिव वे में चला जाता है। जब आप उसमें कंपटीशन ज़्यादा आ जाएगा और उसमें फिर और ज़्यादा आपके पर्सनल इश्यूज भी आ सकते हैं। एंड इट रिक्वायर्स योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड फैसिलिटेशन स्किल्स एंड हेयर कम्स योर कम्युनिकेशन। आपने पूरी टीम को इन्वॉल्व करना है, तो आपने पूरी टीम से उनके आइडियाज़ लेने हैं। अब इंडिविजुअल आइडियाज़ को आपने किस तरह से मर्ज करना है और उन पर किस तरह से काम करवाना है कि किसी एक की भी दिल आज़ारी ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। लेसिस फेयर लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, जब आप अपने टीम मेंबर्स को ही वो ऑटोनॉमी या फ्रीडम दे देते हो इन अ वेरी हाई डिग्री टू मेक द डिसीजंस। अब आपकी सुपरविजन डायरेक्शन मिनिमल होती है और टीम मेंबर्स अपने काम के खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इससे उनकी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी और इनोवेशन इंक्रीज होती है। और जो सिचुएशनल लीडरशिप है वो आपकी एक ऐसा है कि आपने एक स्पेसिफिक सिचुएशन में के लिए स्पेसिफिक टीम या स्पेसिफिक इंडिविजुअल किस तरह से काम कर रहा है और वो किस तरह से देखेगा। अब इसके लिए आपको फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल लीडरशिप अप्रोच चाहिए। आपको सिचुएशन को एसेस करना, टीम और इंडिविजुअल्स को एसेस करना टू डिटर्मिन द बेस्ट अप्रोच, ये आपको सीखना पड़ेगा। देन यू फोकस ऑन अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स व्हाइल डेवलपिंग योर टीम मेंबर्स। ये हो गए आपके 4 बेसिक लीडरशिप स्टाइल्स। और हमने देखा कि हम अब अपने आप के अंदर वो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखेंगे कि इन लीडरशिप स्टाइल्स पे काम करके हमें कैसे अच्छा ओके इन पे काम करके हम किस तरह से अपने आप को अच्छा एक लीडर बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली होता है कि जब आप किस तरह से कन्वे कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो योर इन्फॉर्मेशन क्लियरली, एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली।
इसमें आपकी वर्बल कम्युनिकेशन भी आ जाती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आ जाती है। हम ऑलरेडी इसी से बहुत डिस्कस कर चुके हैं और आपकी कम्युनिकेशन पे पूरी वर्कशॉप भी हो चुकी है। वर्बल में आपकी एक्टिव लिसनिंग आ जाएगी, क्लैरिटी और कंक्लूजन आ जाएगी। नॉन वर्बल में आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं, आपकी टोन, वॉइस या जो भी रिटन कम्युनिकेशन है वो सारी आ जाएंगी। इसके बाद बिल्डिंग ट्रस्ट। Why is it essential? Because it involves establishing a positive, supportive, and productive relationship with your team members, and it inculcates empathy, active listening, transparency, and reliability, and also includes consistency. ये सब चीज़ें आपके अंदर आती हैं किस तरह से कि आपको अपने टीम मेंबर्स के साथ इस तरह का रिलेशन बिल्ड करना है कि दे ऑल शुड ट्रस्ट यू फॉर एनीथिंग एंड दे ऑल शुड बी सो comfortable with you to share their any concern or any problem or any kind of issue they are facing right at that moment. तो इसके लिए आपको उनका रेगुलर फीडबैक लेना पड़ता है, आपको ओपन कम्युनिकेशन एक रखनी पड़ती है एंड यू रिकग्नाइज योर टीम मेंबर्स अचीवमेंट्स। अब इसमें ये नहीं है कि हाँ इस बंदे ने तो ये कर लिया ये कर लिया, नो, आपकी इस टीम का ही बंदा है वो ज़्यादा अच्छा आइडिया दे रहा है आपसे तो उसमें कोई मसला नहीं है, कोई किसी किस्म का उसमें वो चीज़ें नहीं है। बस आपने वो देखना होता है, वो स्पेसिफिक चीज़ें अपने अंदर देखनी होती हैं जो आपको इन सब चीज़ों के लिए ड्राइव कर रही हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर द लेक्चर। ये हो गया है आप लोगों का डे 1 और डे 2 का लेक्चर। और आप लोग अब करोगे क्या कि ग्रुप में मैं आपको शेयर कर दूँगी योर असाइनमेंट और योर टास्क फॉर टुडे, तो उस पर हम काम करेंगे। बल्कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया हुआ है कि आपने अपने अंदर वो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस फाइंड करनी है और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट फाइंड करना है। तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे कल इंशाल्लाह। और तब तक आप लोग ये लेक्चर देखें एंड वी विल सी यू टुमारो। जज़ाकल्लाह।